एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। जो हम लोग सिलेक्शन वाली प्रश्नोत्तरी कर रहे थे उसको आज हम लोग करेंगे। ठीक है, उससे संबंधित आज ये हम लोग के लिए लगभग 30वां क्लास होगा, 30वां। लगभग हम लोगों ने 29 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। और जो लोगों ने वीडियो नहीं देखी होगी दोस्तों ज़रूर जाके देख लें, मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। ठीक है, आज भी बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्चुअल ही प्रश्न लेके आए हैं और साथ में हम लोग व्याख्या भी उसकी हल करेंगे। ठीक है, तो आज का जो है पहला प्रश्न है कि आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल का दोस्तों देखिए, आदिकाल का नामकरण हुआ है। अन्य जो है विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार आदिकाल को जो है नाम दिया है। तो उसमें से लगभग 7 से 8 ऐसे नाम हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा एकदम रट के जाने रहते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बीज वपन काल। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, दूसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा ऑप्शन है आचार्य भागीरथ मिश्र। तो आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, तो ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृतनिष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? ठीक है, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृतनिष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? अच्छा प्रश्न है यह। पहला ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, दूसरा ऑप्शन है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, तीसरा है गंगा प्रसाद शुक्ल, चौथा ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है रामानंद जी हैं, दूसरा है रामानुजाचार्य, तीसरा ऑप्शन है विट्ठलनाथ, चौथा ऑप्शन है रूप गोस्वामी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट यह रचना है, पूछा जाता है काफ़ी बार एग्जाम में। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता हैं रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी दोस्तों वृंदावन में जो चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामियों में से एक थे, इनका नाम है। और ये जो है सनातन गोस्वामी के भाई भी थे, सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली थी इन्होंने। और इन्हें जो है मतलब एक नाम से सुशोभित किया जाता है, शायद आप लोग को बहुत लोग को पता भी होगा। इन्हें भक्ति रसाचार्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भक्ति रसाचार्य। ये आप लोग याद रखिएगा, ये नया प्रश्न बन भी सकता है, अभी तक बना नहीं है। तो रूप गोस्वामी को क्या कहा जाता है? इन्हें भक्ति रसाचार्य भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है किसे? आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है शंकराचार्य को, दूसरा है रामानंद जी को, तीसरा ऑप्शन है रामानुजाचार्य को और चौथा ऑप्शन है वल्लभाचार्य। तो आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है रामानंद जी को। ठीक है, और किसने कहा है ये भी याद रखिए, पूछा जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इम्पोर्टेंट है यह प्रश्न, सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, सूफी साधना के 4 थे तत्व। अगर आप लोग को उनमें पता होगा चारों तत्वों का सही एकदम करेक्ट नाम, तो फिर ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग, इसमें पूछा है कि सूफी साधना के 4 पड़ावों में से इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है शरीयत, बिल्कुल सही है। दूसरा है तरीक़त, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है मलकत और चौथा है मारिफत। देखिए, माँ तो एक ही बार आया है, जो इनके सूफी साधना के 4 तत्व हैं उसमें मारिफत है, ना कि मलकत है। तो ये वाला ऑप्शन सी वाला गलत हो जाएगा। और देखिए 4 में से इसमें से 3 दिया हुआ है, शरीयत, तरीक़त और मारिफत। एक और है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ हकीकत। ठीक है,
ये जो है सूफ़ी साधना के 4 पड़ाव बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इनके आप लोग ना अर्थ भी याद रखिएगा। अर्थ भी मैं रुकिए भी आप लोग को बता ही देती हूँ। जैसे शरीयत को क्या कहा जाता है इसमें, जैसे कि धर्म ग्रंथों का विधि निषेध बताया गया है, ठीक है, धर्म ग्रंथों का विधि निषेध, और चारों के आप लोग अर्थ भी याद रखिएगा। फिर है तरीक़त, तरीक़त का है मतलब हृदय की शुद्धता, और मारिफत, मारिफत क्या है, सिद्धावस्था, ठीक है, सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा का मिलन, ठीक है। और चौथा जो मैंने बताया हकीकत, हकीकत का अर्थ हो जाएगा भक्ति उपासना से सत्य बोध, ठीक है। तो ये आप लोग जो है सूफ़ी साधना के 4 पड़ावों को याद रखिएगा और साथ में उसके अर्थ को भी। क्लियर। अगला प्रश्न है कि स्वांतः सुखाय कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। पहला ऑप्शन है तुलसीदास, दूसरा है सूरदास जी, और तीसरा ऑप्शन है चंद्रबरदाई, चौथा है कबीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसीदास, ठीक है। तुलसीदास जी ने अपने काव्य में कौन से ये इन्होंने जो है बालकांड के आरंभ में तुलसीदास जी लिखते हैं स्वांत सुखाय के साथ साथ, ठीक है, लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है इन्होंने अपने काव्य की रचना। और ये भी आप लोग याद रखिएगा कि बाल कांड के आरंभ में तुलसीदास जी ये लिखते हैं, ठीक है, पंक्ति स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग की कविता है, द्विवेदी युग की कविता है। पहला ऑप्शन है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, दूसरा है प्रकृति चित्रात्मक, तीसरा है नवजागरण परक, चौथा ऑप्शन है नारी चेतनात्मक। तो द्विवेदी युग की कविताओं में उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मकता प्रमुख रूप से पाई जाती है, ठीक है। द्विवेदी युग की बात करें तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है और द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर रखा गया है। अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। अगला प्रश्न है कि हृदय का मधुभार काव्य रचना है किसकी। ये देखिए रचना है हृदय का मधुभार, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है शुक्ल जी की रचना है, दूसरा है प्रसाद, ठीक है, तीसरा है सुमित्रानंद पंत जी की, चौथा ऑप्शन है निराला जी की। तो हृदय का मधुभार ये किसकी रचना है, ये है जो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना, ठीक है। इनकी कुछ रचनाएं मैं बता देती हूँ कुछ लोगों को नहीं अगर पता होगा उनके लिए, जिनको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हृदय का मधुभार, ये सब क्वेश्चन कहीं कहीं जैसे कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो परंपरागत क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। हृदय का मधुभार, बुद्ध चरित और मनोहर छठा, आमंत्रण तथा प्रकृति बोध, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। इनमें से भी देखा जाए तो मनोहर छठा, ये भी आप लोग रचना कहीं कहीं देखे ही होंगे। ये रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख काव्य कृतियों में आती है, ठीक है। क्या क्या मैंने बताया, हृदय का मधुभार तो देख लिया आप लोगों ने, बुद्ध चरित, मनोहर छठा, आमंत्रण तथा प्रकृति बोध, ये सब प्रमुख रचनाओं में आता है। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादी काव्य धारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों से समाजवादी और संस्कारों से व्यक्तिवादी हैं। ठीक है, ये वाला प्रश्न शायद मैंने आप लोग को कराया भी है, फिर ठीक है, रिवाइज ही हो जाएगा आप लोगों का। पहला ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, दूसरा है मुक्तिबोध अज्ञे, तीसरा है त्रिलोचन भवानी प्रसाद में से, चौथा है रांगे राघव धर्मवीर भारती। तो प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि हैं जो विचारों से समाजवादी बट संस्कारों से व्यक्तिवादी हैं, तो ये हो जाएंगे शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता जी, ठीक है। ये क्वेश्चन रट जाइएगा आप लोग, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि अंधा युग में कुल कितने अंक हैं। अंधा युग नाटक है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है इसमें 5 अंक हैं, दूसरा है इसमें 3 अंक हैं, तीसरा ऑप्शन है इसमें 10 अंक है, चौथा है 4। तो अंधा युग पहले तो जानिए कि धर्मवीर द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है और यह एक प्रकार का गीति नाट्य है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, गीति नाट्य।
गीति नाट्य है जिसका प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ था। और इसका मतलब आप लोग स्टार्टिंग का ये याद रखिएगा, कथानक किस पे आधारित है, इसमें ये महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है इसमें, ठीक है। और एक तरीके से गीति नाट्य है। हो सके तो आप लोग इस नाटक के जितने पात्र हैं उनको भी आप लोग याद रखिएगा, जैसे अश्वत्थामा हैं, गांधारी हैं, धृतराष्ट्र, संजय, वृद्धयाचक। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यह नाटक है, नेट के भी पाठ्यक्रम में शामिल है, हायर में भी शामिल है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कुछ ऐसे देखिए नाटक होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उनके बारे में डिटेल से जानकारी पता होनी चाहिए, उनमें से यह प्रमुख नाटक है, ठीक है। तो अब हम लोग ये प्रश्न पहले सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा है कि अंधा युग में कुल कितने अंक हैं, तो अंधा युग में कुल 5 अंक हैं, ठीक है। कितने हैं? 5 अंक हैं। अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किस धारा के उपन्यासकार हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किस धारा के उपन्यासकार हैं? पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक मिथकीय, दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक, तीसरा है प्रयोगवादी, चौथा ऑप्शन है प्रगतिवादी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यास हैं। इनके उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इनके उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से जो है निबंध लिखे हैं? पहला ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा ऑप्शन है जैन, चौथा ऑप्शन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अक्के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे ने कुट्टी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं, ठीक है। याद रखिएगा इनके निबंध, जैसे कि त्रिशंकु बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। त्रिशंकु, ठीक है। त्रिशंकु किसका निबंध है? यह अग्गे जी का निबंध है। बाकी और भी इनके निबंध की बात करें तो जैसे एक है इनका लिखी कागद कोरे आत्मने पद अद्यतन, ये सब इनके धार और किनारे, ये सब अग्गे जी के निबंध हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि कविता की तीसरी आँख के रचनाकार हैं? कविता की तीसरी आँख के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है शेरजंग गर्ग, दूसरा है मृदुला गर्ग, तीसरा है प्रभाकर छोत्री, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कविता की तीसरी आँख के रचनाकार हैं प्रभाकर छोत्री, ठीक है। प्रभाकर छोत्री बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है। अगला प्रश्न है कि सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी, ठीक है, सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी है? तो पहला ऑप्शन है लक्ष्मी शंकर व्यास जी, दूसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय और चौथा ऑप्शन है अग्गे। तो सुधा चौहान ये सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री, ठीक है, तथा मुंशी प्रेमचंद्र की पुत्र वधू थी। तो सुधा चौहान इनकी माता थी, जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान, इन्होंने अपनी माता की जीवनी मिला तेज से तेज शीर्षक से निबंध लिखा है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आज का कि रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं। थोड़ा सा घुमा के प्रश्न पूछा गया है। पहला ऑप्शन है काव्य अलंकार, दूसरा है काव्य दर्श और तीसरा है काव्य दर्पण, चौथा ऑप्शन है काव्य अलंकार सूत्रवित्री, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन समझने की जरूरत है। रीति संप्रदाय, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे ना, आराम से हो जाएगा। जैसे वामन है, तो अब वामन अगर आप लोग को जैसे कि जितने भी शास्त्रीय ग्रंथ हैं अगर याद होंगे तो बहुत ही आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि वामन का कौन सा इसमें रचना है? काव्य अलंकार सूत्रविद, ठीक है। तो इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रविद, क्योंकि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वामन। तो
आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा सेंस लगाने की ज़रूरत होती है। ये ऐसे प्रश्न ना पीजीटी लेवल में आते हैं, जीआईसी पीजीटी या यूपी पीजीटी, इसमें थोड़े से आते हैं, थोड़ा सा टिपिकल बना के देता है और रहता वही है प्रश्न, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा काव्यादर्श किसकी है ये ग्रंथ, शास्त्रीय ग्रंथ और काव्यालंकार, ठीक है। इजी है, आप लोग बता ले जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही प्रश्न दोस्तों। क्वेश्चन कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छे लगेंगे दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।